हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर तरह का करंट अफेयर जो है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं 9 मार्च 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। मैं आपको हिंट देता हूं कि उसका उद्घाटन जो है वो एम के स्टालिन जी ने किया है। एम के स्टालिन जो है वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? तमिलनाडु के। तो आंसर यहाँ से क्लियर है, क्या होगा? बी होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर यूनिट, आप देख सकते हो किस तरह से पानी के ऊपर सोलर पैनल जो है वो बिछाए गए हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर यूनिट जो है वो बनाया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? एग्जैक्ट जगह है थूथुकुडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लोटिंग जो प्लांट है पूरा का पूरा, ये सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब स्पिक ने इसको बनाया है। याद रह गया तो भी ठीक है, अदरवाइज कोई आपको पूछेगा नहीं कि किसने बनाया है। एग्जैक्ट जगह आपको पूछी जा सकती है, थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। और क्लीन एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये सोलर पैनल्स के थ्रू जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। और ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी 42 मिलियन यूनिट्स है, जो कि हर साल इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल पावर जनरेशन की जा सके और कार्बन को हम क्या कर सके? इन्वायरमेंट में से कम कर सकें। तो आप कह सकते हो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो फैक्ट्री है जिसको हम कहते हैं सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड या स्पिक, ये अपने इन्वायरमेंट सोशल या गवर्नेंस प्रोग्रेस के थ्रू जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और इस सोलर पैनल के थ्रू जो है वो वाटर जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकृत होता है जो पानी, वो भी क्या होगा? यहाँ पे कम होगा और 60% तक जो है उसमें कमी देखी जाएगी। तो आपने याद रखना है कि कहाँ पे इसको बनाया गया है। ये तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? थूथुकुडी। लेकिन दोस्तों साथ में याद रखना आपने तमिलनाडु के बारे में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे कि आपको गोइंडी नेशनल पार्क मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क मिलेगा, यहीं पे आपको अन्नामलाई नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको मुद्दुमलाई नेशनल पार्क मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में है। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पहला क्वेश्चन है इसमें, कौन सा एडिशन इंडिया और श्रीलंका की जो नेवी की एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्लाई नेक्स, वो रिसेंटली कंडक्ट जो है वो किया गया और ये कहाँ पे हुआ था? ये अभी भी चल रहा है, मतलब 10 मार्च को ये बेसिकली खत्म होगा। लेकिन इसका एक फेज खत्म हो चुका है, एक अभी भी चल रहा है। पहले तो आपने याद रखना है कि इंडिया और श्रीलंका की जो नेवल एक्सरसाइज है वो स्लाइनेक्स है। ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से आइडिया लगा सकते हो क्योंकि इसका मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, तो ये नाम इस तरह से रखा गया है। और इस बार 9th एडिशन जो है वो किया गया और कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम के अंदर किया गया। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। और ये 7 से लेकर 10 मार्च के बीच में आयोजन किया गया इसका, और इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में इसको किया गया। तो आप देख सकते हो स्लाइनेक्स 2021। और साथ में याद रखना है इसके दो फेज हैं। एक हार्बर फेज है, हार्बर फेज का मतलब बंदरगाह पे ऊपर जो है वो ये एक्सरसाइज की जाएगी, ये हो चुकी है 7 और 8 मार्च को। सी फेज जो है वो भी चल रहा है, एक आज होगा एक कल होगा। तो 9 और 10 मार्च को ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा, मतलब पानी के ऊपर प्रैक्टिस जो है वो की जाएगी। और दोनों जो नेवीज हैं वो बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस आपस में शेयर करेंगी। और ये इंडिया की पॉलिसीज हैं कि नेबरहुड फर्स्ट, मतलब जो पड़ोसी देश है उनको हमने पहले जो है वो सम्मान देना है और साथ में पहले जो है वो उनको प्रेफर करेंगे। और साथ में इंडिया का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन जो सागर मिशन है उसके तहत जो है वो हम आसपास की कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग, आप कह सकते हो कि म्यूचुअल जो टेक्नोलॉजी है वो हमें पता लगती है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और कई या किसी भी आपदा के अंदर हम एक दूसरे के सहयोग से हम कोई भी चीज़ को फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है दोस्तों, वो भी याद रख सकते हो, उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति। याद रखोगे क्या नाम है उसका? मित्र शक्ति। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी है जिसने डेटा सेंटर रीजन जो है वो बनाने का फैसला लिया है और वो लेटेस्ट डेटा सेंटर रीजन जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा और कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? ये दो चीज़ों के आंसर आपने देने हैं। और ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट
और कहाँ पे बनाएंगे, वो हैदराबाद के अंदर अपना एक डाटा सेंटर बनाएंगे। इसमें खास बात क्या है कि एक लेटेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी से लैस होगा और साथ में ये लार्जेस्ट भी होगा इस कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी के ऑलरेडी 4 डाटा सेंटर बन चुके हैं, मतलब ऑलरेडी 3 हैं, ये चौथा है हैदराबाद का। तो ये याद रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा सेंटर जो है वो बनाने जा रहा है। तो ये लार्जेस्ट डाटा सेंटर होगा और साथ ही साथ ये लेटेस्ट भी होगा, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें होगी। और डाटा सेंटर के अंदर सारी की सारी डाटा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लाउड सॉल्यूशंस की कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सारा का सारा जो है वो ऑनलाइन अपलोडेड होगा, तो आपको बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका सारा डाटा जो है वो ये स्टोर रख सकते हैं। जितने भी डेवलपर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ भी है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो वो ये माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ये लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी स्टेट की तरफ से, क्योंकि ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, हैदराबाद में, मतलब ये लगाया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना की लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर से पैसा जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 4th डाटा सेंटर है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। इससे पहले 3 है, कहाँ कहाँ पे उनके, पूना में है, मुंबई में है और साथ में चेन्नई के अंदर ऑलरेडी इनके डाटा सेंटर बने हुए हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कमिटमेंट है कि हम कस्टमर्स को क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें और साथ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाउड एटमॉस्फेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपर्स हैं, वो इन डाटा सेंटर्स का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और हैदराबाद जो है वो लार्जेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी जो है वो वहीं पे स्थित है, इसलिए आपने याद रखना है। तो डी जो है वो इसका आंसर होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु लॉन्च 2 लैंडमार्क इनिशिएटिव, 2 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किए हैं। एक का नाम है यूपीआई 123 पे, एक का नाम है डिजी साथी। दोनों इनिशिएटिव बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव जो हैं वो बनाए गए हैं और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको बना रहा है ऑलरेडी, ये मतलब वर्किंग में आ जाएगा जल्दी ही। और साथ ही साथ इसका उद्घाटन किसने किया है, आरबीआई की तरफ से। मतलब आरबीआई की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और एक का नाम है यूपीआई 123 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डिजी साथी। तो आप देख सकते हो ये दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि आप स्मार्टफोन के थ्रू यूपीआई माध्यम से पेमेंट करते थे, अब फीचर फ़ोन के थ्रू भी जो है वो आप कर सकते हो। मतलब जो लाइक जिसमें जो स्मार्टफोन नहीं है, बटन वाले फ़ोन है, उसमें भी जो है वो अब आप यूपीआई के मोड से पेमेंट कर सकते हो। तो यूज़र को सिर्फ क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट जो है वो अपने फ़ोन के साथ जो है वो कनेक्ट करना है और एक यूपीआई पिन जो है वो सेट कर लेना है, ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो आराम से की जा सके। तो कोई भी बंदा जो है वो यूपीआई पिन की मदद से जो है वो अपने सिंपल फ़ोन से भी जो है वो पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। तो इसका मतलब यूपीआई 123 पे जो है वो फीचर फ़ोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मार्टफोन जैसे फीचर यूज़ करके आप यूपीआई पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने बात की कि अगर स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हो। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, पहले कॉल करनी पड़ती है इसमें, फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी पेमेंट आपने करनी है, फिर आपको पे करना पड़ेगा। कैसे होगा, जो भी फीचर फ़ोन यूज़र्स होंगे जिनके पास छोटा फ़ोन होगा, या आप कह सकते हो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो एक टोल फ्री नंबर जो इन्होंने प्रोवाइड किया उसके ऊपर कॉल करोगे आप। और कॉल करने के बाद आपको चूज़ करना होगा कि आपने कौन सी पेमेंट करनी है। लाइक आपने पैसे को ट्रांसफ़र करना है, फास्टैग रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, या क्या करना है। तो उसके थ्रू आपने चूज़ कर दिया, फिर आप उसको क्या करोगे, पे करोगे। वो आपको यूपीआई पिन पूछेगा, आपने अपने फ़ोन के ऊपर प्रेस कर देने हैं वो बटन, अपने आप यूपीआई पिन जब लग जाएगा तो इसका मतलब आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है इन्होंने लॉन्च किया है, यूपीआई 123 पे। और इसी के साथ अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, अगर आपकी कोई डिजी साथी मतलब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, या आप कह सकते हो कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया डिजी साथी। ये 24 आवर इंफॉर्मेशन हॉटलाइन है, जो कि डिजिटल पेमेंट के बारे में आपको जानकारी देगा। 2 लैंग्वेज में अभी उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको संभाल रहा है। और साथ में जो बैंक्स हैं, नॉन बैंक्स हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पेमेंट है बेसिकली उन्हीं बैंक्स या नॉन बैंक्स की तरफ से जो है वो की जाती है। इसलिए ये जो फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए भी आप कह सकते हो ज़रूरी है, और अच्छे तरीके से जो है वो पैसा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सके उसके लिए भी किया गया है। और ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो बनाया गया है। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से डिजी साथी वेबसाइट को बनाया गया है, जिसमें आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो एक चैटबॉट जो है वो इस्टेब्लिश किया उन्होंने। और इसमें कोई भी डिजिटल आपकी कंप्लेंट है, कुछ जानना चाहते हो पेमेंट सर्विस से रिलेटेड, वो भी आप जान सकते हो।
तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन दोनों को लॉन्च किया आरबीआई ने किसकी मदद से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखोगे 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। करंटली हेड कौन है, दिलीप असबे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ल्यूपिन कंपनी के एक कैंपेन का, जिस कैंपेन का नाम है शक्ति कैंपेन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूपिन है वो एक ट्रांसनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है शक्ति कैंपेन, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है मैरी कॉम। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ये ल्यूपिन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है एक कैंपेन के लिए, और उस कैंपेन का नाम है वुमेन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव। मतलब जो हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं, जो दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, उसके बारे में जो है ये अवेयर करेंगी लोगों को, जिस कैंपेन का नाम है शक्ति कैंपेन। तो मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके जो दिल से जुड़े हुए रोग हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, और खास करके वुमेन से रिलेटेड, क्योंकि ये वुमेन को ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे, इसलिए एक वुमेन को चुना गया है। और क्योंकि बहुत बड़ा, अगर इंडिया में आप देखोगे, ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन के अंदर, औरतों के अंदर खास करके, जिनकी डेथ जो है वो हार्ट फेलियर या हार्ट किसी डिजीज़ के कारण होती है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये जो कैंपेन है ये इम्प्रूव करेगा हेल्थ के बारे में, लोगों के बारे में जानकारी, और साथ में सोसाइटी का नजरिया जो कि हार्ट डिजीज से लेके है, उसको भी जो है वो क्या देगा, आगे जाके उसको मोटिवेट करेगा कि आपने जो है वो अपने दिल के रोगों के बारे में जानकारी लेनी है और किस तरह से आपने उसको सुरक्षित रखना है। तो आप कह सकते हो कि इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मैरी कॉम को बनाया गया। तो याद रखना है, ल्यूपिन कंपनी जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके शक्ति कैंपेन को प्रमोट करेंगी मैरी कॉम, जो कि दिल की बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देंगी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट का देहांत हो गया है जिनका नाम है रफीक तरार, या तरर आप कह सकते हो। तो ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इनका, ए होगा। तो ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन तो हैं ही हैं, साथ में एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो है उसके जज भी रह चुके हैं, और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, नाम है रफीक तरर। इसलिए क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 92 साल के थे और बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका देहांत हो गया। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं 1991 से लेकर 94 तक, और साथ में ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के 1989 से लेकर 91 तक। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जज एलिवेट हो गए, और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। कब तक ये रह चुके हैं, 1997 से लेके 2001 तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट रफीक तरार पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया है। तो नाम सिर्फ याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है कौशल्या मैतृत्व योजना, ताकि जो मदरहुड है उसको अच्छा बनाया जा सके, सेफ बनाया जा सके। मतलब जो औरतें बच्चे को जन्म देने वाली हैं वो अच्छी खुराक खा सके, अच्छा खाना खा सके, न्यूट्रिशियस फूड खा सके, अच्छी दवाइयाँ ले सकें, और जो नया बच्चा जिंदगी लेगा उसको भी जो है वो अच्छी डाइट मिल सके। तो इस तरह की स्कीम जो स्टार्ट की है ये की है छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो इस स्कीम के तहत कुछ पैसे जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, 5,000 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे एक औरत को, ताकि अगर दूसरी बेटी उनके पास होती है तो उनको ये 5,000 रुपये के हिसाब से जो है वो उनको सही पोषण पालन जो है वो दे सके। तो ये 5,000 रुपये जो वन टाइम असिस्टेंस है जो स्टेट की तरफ से दी जाएगी, और पूरा का पूरा खर्चा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का कुछ भी हिस्सा नहीं है। और साथ में क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा है, फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, बहुत से लाइक बच्चों की कोख में ही जो है वो जान ले ली जाती है, खास करके फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो उसको भी रोकेगा, क्योंकि अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है तभी आपको ये 5,000 रुपये मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और ख़ास में न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चे को मिल सके, अच्छी दवाइयाँ मिल सके आफ्टर प्रेगनेंसी भी, तो इसलिए ये पैसे जो है वो दिए जाते हैं। तो ये स्टेट है छत्तीसगढ़। और गवर्नर याद रखना आपने, अनुसुईया उइके, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है बी अवेयर या बी वेयर ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ताकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, या उसके पीछे क्या कारण है, इस बुक के अंदर सारी जानकारी जो है वो दी गई है, और ये बुक जारी की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो इस बुकलेट का नाम जो है वो आपने खास तौर से याद रखना है। ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं या इन्फॉर्मेशन बताती है कि कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, खास करके फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते हैं, और आप किस तरह की
किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हो, किस तरह का ध्यान जो है वो आप रख सकते हो ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के दौरान आपके साथ वो फ्रॉड ना हो सके। तो लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है। जैसे बहुत से मेथड यूज़ किए जाते हैं, सिम स्वैप कर लेते हैं, लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो पैसे ले लेते हैं, फेक लोन एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर देते हैं, तो ईमेल भेज देते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पैसे निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर जानकारी दी गई हैं कि इनसे हमें बचना होगा। इवन ये एक आरबीआई का ही डाटा है कि ओम्बड्समैन ऑफिस जो आरबीआई के हैं या कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल है, उसने आरबीआई को स्पेशली इंफॉर्मेशन दी है कि ज़्यादातर जो फ्रॉड्स हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग अपना ओटीपी या अपना पिन जो है वो शेयर कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो ज़्यादातर आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो इसलिए आपने इनसे थोड़ा सा जो है वो बच के रहना है ताकि आप जो है वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सको। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है या एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। लक्ष्मी पता ही आपको इंडिया के अंदर औरत को कहा जाता है, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है ताकि अगर कोई वुमेन इन्वेस्टर है तो उसको वुमेन जो है वो आगे क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। मतलब कहने का मतलब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए और अगर वो वुमेन इन्वेस्टर है तो उनको हेल्प भी जो है वो एक वुमेन ही करेगी। तो ये इंटरनेशनल वुमेन डे आप सबको पता है कि 8 मार्च को मना रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया है। तो ये क्या होगा कि जो वुमेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो राय देगा। आपने सिर्फ एक मिस कॉल देनी है तो आपको कोई वुमेन जो है वो कॉल करेगी और उसके बाद आपको वुमेन इन्वेस्टर जो भी वुमेन इन्वेस्टर होगा उनको कोई जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हो और आपको हर तरह की सपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो वुमेन को सपोर्ट वुमेन के द्वारा ही दी जाएगी, इसलिए इस कैंपेन का नाम क्या है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। और इसमें गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी आपकी क्वेरी है वो भी सॉल्व की जाएगी। और ये किया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने और एमडी और सीईओ दोस्तों आपने याद रखने कौन है, नवनीत मनोत। नवनीत मनोत। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है गूगल क्लाउड के साथ ताकि इनोवेशन को बेहतर किया जा सके और क्लाउड स्ट्रेटेजी को इंप्रूव किया जा सके। कहने का मतलब इस कंपनी का सारा डाटा जो है वो उस क्लाउड बेस पे अपलोड हो सके ताकि आगे के लिए सिक्योर रह सके और जो अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी गूगल क्लाउड के थ्रू जो है वो किया जा सके। और ये कंपनी है फ्लिपकार्ट, वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सबको पता है। इन्होंने एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ ताकि फ्लिपकार्ट को इनोवेटिव बनाया जा सके, जो नए कस्टमर जुड़ रहे हैं उनको जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके। तो 200 मिलियन नए शॉपर्स को जोड़ना है और लैक्स ऑफ सेलर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए ये टाई अप जो है वो किया गया है। तो आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट का टाई अप गूगल क्लाउड के साथ। और इससे क्या होगा, एक सिक्योर एंड स्केलेबल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो कि कौन प्रोवाइड करेगा, गूगल क्लाउड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्लिपकार्ट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को भी बेहतर बनाएगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके पीक परचेज सीजन के दौरान, लाइक दिवाली के टाइम पीरियड पे या कोई त्यौहार आता है उस टाइम पीरियड पे ये पूरा का पूरा जो है वो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम करे। बहुत ही अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस या ट्रांसफॉर्म करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ जो है टाई अप किया गया है। तो गूगल क्लाउड जो है वो फ्लिपकार्ट को एक्सेलरेट करेगा, उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और साथ में इनोवेशन में भी हेल्प करेगा। और सारा का सारा डाटा क्लाउड पे तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो दोनों कंपनीज ने ये माना है कि हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करेंगे और साथ में हम बिजनेस को फ्यूचर के लिए जो है वो सोच के आगे बढ़ाएंगे। और फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई थी। इसके सीईओ जो है वो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी स्टेट है जिसने एक यूनिक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो कैमल्स के लिए मतलब ऊंट के लिए उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसकी डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, एक यूनिक पॉलिसी है, अलग तरह की पॉलिसी है और ये लॉन्च की है राजस्थान सरकार ने, क्योंकि कैमल जो है वो उनका स्टेट एनिमल है, उनका जो है वो राज्य पशु है। तो याद रखना है आपने, यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए जो है वो लगाए हैं इस बजट के अंदर। स्पेशली कहा है कि 2022-23 के अंदर हम 10 करोड़ रुपए जो है वो पशुओं के लिए स्पेशली जो है वो अलग रख रहे हैं और उसमें कैमल के ऊपर फोकस किया जाएगा। और 85% ऑफ द कंट्रीज कैमल आपको सिर्फ राजस्थान में मिलेंगे, उसके बाद गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और साथ ही साथ कैमल्स जब से स्टेट एनिमल डिक्लेयर हुआ, लाइक 2014 में राजस्थान ने इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था, तब से जो है वो इसकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो कम हो रही है।
तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और स्टेट एनिमल के लिए कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए 10 करोड़ रुपए अलग रख रहे हैं ताकि इनको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। इवन स्टेट में एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल भी बना हुआ है जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, जो कि जोर बीड एरिया में स्थित है, लेकिन आप याद रखोगे नेशनल रिसर्च ऑन सेंटर ऑन कैमल बीकानेर में, एग्जैक्ट जगह आपको पूछी जा सकती है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आपको पता है अशोक गहलोत जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा बैंक है जिसने हाउस वर्क इज वर्क नाम से कैंपेन या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि जो एजुकेटेड वुमेन हैं उनको इस बैंक के अंदर जो है वो किसी काम में इनरोल किया जा सके, उनको कोई ना कोई हम काम देके उनको सशक्त बना सके, उनको इंडिपेंडेंट बना सके। और ये बैंक है एक्सिस बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो एक्सिस बैंक ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हाउस वर्क इज वर्क, और वो उन औरतों के लिए जो कि एजुकेटेड वुमेन हैं और उनको एक्सिस बैंक के काम जो है वो दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, उनकी जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको काम जो है वो दिया जाएगा। तो मेन मकसद यही है कि कॉन्फिडेंस जो है वो औरतों के अंदर बिल्ड किया जा सके कि यार आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सकता है आपकी स्किल के बेसिस पे, और आपको अलग अलग रोल बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो एक्सिस बैंक जो है वो उसके अकॉर्डिंग सैलरी देगा, जिस हिसाब से आपको किस जॉब पे रखा जाएगा, आपकी स्किल सेट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से आपको काम जो है वो दिया जाएगा। और एक्सिस बैंक के बारे में याद रखना है 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि बिजनेस माइंड्स को आगे बढ़ाया जा सके। जो यूथ है जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके आइडियाज़ को हम शेप कर सकें, उनके आइडियाज़ को हम आगे लेके जा सकें। तो दो प्लेटफॉर्म बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने स्टार्ट किए हैं, एक तो संभव प्लेटफॉर्म, एक स्वावलंबन प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, तो डी यहाँ पे आंसर होगा। तो ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किए गए हैं। एक इंटरनेशनल समिट हुई है 2022 के अंदर जिसका नाम है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप एक चेहरा देख सकते हो, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बानू प्रताप जी, बानू प्रताप सिंह वर्मा। तो उन्होंने इस समिट के अंदर जाके इसका उद्घाटन किया है और इस समिट का मेन जो टॉपिक था वो था प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इससे क्या होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी दोनों ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, और खास करके जो आकांक्षात्मक जिले हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, उसमें खास तौर से जो बहुत ही पिछड़े हुए एरिया हैं। तो सबसे पहले स्वावलंबन प्लेटफॉर्म को आप देखोगे, ये एक तरह का ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें 200 नुक्कड़ नाटक जो है वो किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक सबको पता है कि छोटी मोटी जो है वो एक नाटक बना के जो है वो उसको लोगों को पेश किया जाएगा, जो कि 46 या 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो किया जाएगा। मतलब छोटे छोटे नाटक बना के नुक्कड़ पे परफॉर्म किए जाएंगे, इसलिए उसको नुक्कड़ नाटक कहा जाता है। खास करके उन जिलों में जहाँ जो कि आकांक्षात्मक है, जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, ताकि वो किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, खास करके यूथ जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बिजनेस कर सकती है। तो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आपके लिए क्या कर सकती है, आपको क्या फायदा दे सकती है। तो ये सारी चीजें समझा के उनको बिजनेस के लिए आगे बढ़ाएंगे। एक संभव जो है वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम, सारे इनिशिएटिव्स जो है वो बताए जाएंगे। और ये 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च तक चलेगा, मतलब एक महीने तक ये पूरा कैंपेन जो है चलाया जाएगा। और 1300 कॉलेजेस में इंडिया के इसको बताया जाएगा कि किस तरह से आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो और आपको मिनिस्ट्री जो है वो किस तरह की हेल्प जो है वो कर सकती है। और यूनियन मिनिस्टर आपने याद रखना है नारायण राणे जी। नारायण राणे राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से? महाराष्ट्र से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल वुमेन डे दोस्तों 8 मार्च को मनाया गया, सबको पता है, सबने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, फेसबुक पे डाला। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को मनाया गया। इसका थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अगर हमने आने वाले कल के बारे में सोचना है तो आज जेंडर इक्वालिटी को आपने प्रोवाइड करना होगा। और एक कैंपेन भी चलाया गया इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर, और उसका नाम था #ब्रेक द बायस। तो ये भी आपने याद रखना है कि लड़कों को ऊपर रखना है, लड़कियों को जो है वो सेकंड नंबर पे आप समझोगे। तो इस आपने अपनी सोच को तोड़ना है, इसलिए नाम क्या रखा गया? #ब्रेक द बायस। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 1975 में जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन बहुत ही कम बच्चों को पता है। अगर एनसीईआरटीज आपने पढ़ी होंगी शायद आप बता दोगे
कि ये 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि 9th की एनसीईआरटी है, रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें ये बात लिखी हुई है। क्योंकि 8 मार्च जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से ही एसोसिएटेड है, 1917 में जो हुई थी। तो 1917 में औरतों ने जो है वो एक कैंपेन जो है वो लीड किया था रशिया के अंदर, जो राजा थे सार निकोलस, उसको हटाने के लिए। ब्रेड एंड पीस, एक तो शांति चाहिए, एक जो है वो रोटी चाहिए। तो इसलिए जो है वो उन्होंने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया था, जो कि लास्ट संडे फरवरी के जो है वो इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। लेकिन उस टाइम पीरियड पे वो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते थे। तो अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये दिन बनता है 8 मार्च को। तो इसलिए ये 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है। इसी दिन नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए 2020 और 2021 दोनों सालों के लिए, और ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिए हैं। और टोटल आप कह सकते हो कि 28 अवार्ड इसमें दिए गए, 14 तो 2020 के लिए और 14 ही जो है वो 2021 के लिए दिए गए। और टोटल 29 इंडिविजुअल, मतलब 29 लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं उनकी सर्विसेज को लेके, जिसमें उन्होंने वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, खास करके उन औरतों को जो कि पिछड़े हुए एरिया से बिलोंग करती हैं। और नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें वो किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की वो सराहना करते हैं या उसको आगे बढ़ने में और हेल्प करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार आपने वुमेन को एज ए गेम चेंजर जो है वो बनाया है, आपने जो है वो उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया है। तो याद रखना है, टोटल 29 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है और 28 नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि एक अवार्ड जो है वो 2 लोगों को दिया गया था, इसलिए 29 जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो। और नारायण राणे मिनिस्टर जो एमएसएमई के अभी हम बात करके थे, उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम भी चलाया वुमेन के लिए, जिसको समर्थ नाम दिया गया। तो समर्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा औरतों को, जिसमें उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, वो मिनिस्ट्री जो है वो उनको अलग अलग तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उनको एक अच्छे बिजनेसमैन में कन्वर्ट करेंगी, खास करके सेमी अर्बन एरियाज में। और टोटल 7500 औरतों को इसके अंदर चुना जाएगा। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का टारगेट है। तो सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी? वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेशली औरतों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये स्टार्ट किया स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इसके अंदर जो भी वुमेन सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर है, लाइक जो भी उनकी ज़रूरत है, चाहे वो आप कह सकते हो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो, डिलीवरी के टाइम पीरियड पे हो, डे केयर ट्रीटमेंट हो, रोड एम्बुलेंस हो, एयर एम्बुलेंस हो, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस हो, प्री या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे इस इंश्योरेंस के अंदर कवर किए जाएंगे। इवन इसमें अगर कोई औरत बच्चे को जन्म भी देती है तो उसका भी 25% जो है वो सम इंश्योर्ड होगा एक दिन के लिए। लेकिन बाकी सारे दिनों के बाद जो है वो 100%, मतलब एक दिन के बाद उस बच्चे का 100% इंश्योरेंस भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होगा। तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की तरफ से किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से ये मेडिकल इंश्योरेंस स्पेशली वुमेन के लिए किया गया। तो कितने वुमेन इनिशिएटिव जो हैं वो इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन लॉन्च किए गए हैं। लेकिन बात यही है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन ही क्यों लॉन्च किए गए हैं, बाकी दिन में क्यों नहीं लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने यूपीआई फीचर जो है वो लॉन्च किया है दूसरे फ़ोन्स के लिए भी, कोई आम फ़ोन के लिए भी यूपीआई 123 पे की मदद से। तो जिनके पास फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन नहीं है वो भी अब इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन भी लॉन्च किया जिसका नाम है डिजी साथी। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, हरीश राव जी, उन्होंने बजट पेश किया तेलंगाना का। टोटल बजट जो है वो 2.56 लाख करोड़ रुपीस का है, और ये 2022-23 के लिए उन्होंने जो है वो आप कह सकते हो कि बजट पेश किया। और पूरे बजट के अंदर स्टेट के हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, सब डेवलपमेंटल वर्क्स के बारे में जानकारी जो है वो दी गई। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक एक्सरसाइज का जो परफॉर्मेंस था, जो कि 7 मार्च को होना था, वो डिले कर लिया है। ये बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है जिसका नाम है वाजू शक्ति एक्सरसाइज। अभी रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों इसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन ये होनी कहाँ पे थी? ये पोखरन एरिया में होनी थी, राजस्थान के अंदर। लेकिन अगली डेट्स भी अभी नहीं बताई गई हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज ये फरवरी 2019 में हुई थी, और इसमें टोटल 148 एयरक्राफ्ट्स ने परफॉर्म करना था इस वाजू शक्ति एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, उसने
रशियन एथलीट्स को और बेलारूसियन एथलीट्स को जो है वो बैन कर दिया है कि वो बीजिंग 2022 की जो विंटर पैरालंपिक्स हैं वो नहीं खेल पाएंगे यूक्रेन वॉर के तहत। तो वो मान रहे हैं कि जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया वो गलत है, जिसके कारण उनको ऊपर जो है वो बैन लगाया गया। तो जो विंटर पैरालंपिक्स गेम्स हैं 2022 की, जो कि बीजिंग में हो रही हैं, 4 मार्च को ये स्टार्ट हो चुकी हैं और 13 मार्च को ये क्या होंगी, खत्म होंगी। और ये 13th विंटर पैरालंपिक्स गेम्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना जो है वो आगे बढ़ा दी है और सरकार ने इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। आपको पता ही है कि सारी स्कीम जो है वो 5 साल आगे कर दी हैं, 2026 तक कर दी गई हैं। और इसमें टोटल सरकार ने 32774 करोड़ रुपीस जो है वो कहा है कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये खास करके फ्रीडम फाइटर्स या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पेंशन देने के लिए और फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने के लिए ये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना जो है वो स्टार्ट की थी। हिमाचल प्रदेश ने अपना बजट जो है वो पेश किया। ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट जो है वो पेश कर दिया। और ये बजट जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है, उन्होंने इस बजट को पेश किया। ये 5th बजट है और लास्ट बजट है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि उनकी सरकार जो है वो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है, क्योंकि 2022 में अभी इलेक्शन है हिमाचल प्रदेश में भी, ये नवंबर के आसपास होंगे, तो इसलिए ये लास्ट बजट जो है वो कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, इस भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन साथ में एमएलए लैड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है जितने भी एमएलएस हैं उनको 1,80,00,000 रुपए जो है वो देती है, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट कर सकें। अब इसको बढ़ा के 2 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। और आपको बताना चाहिए चीफ मिनिस्टर तो जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 8 मार्च 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं या वो बैंक्स जिनको ब्रांच ओपन करने के लिए आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन से एरिया में? तो आंसर बहुत सिंपल था, वो था नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि आप मानते हो कि ये पूरे इंडिया से कटा हुआ एक ऐसा एरिया है जिसकी डेवलपमेंट बहुत ही कम हुई है। तो उसमें लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, मतलब लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए, उनको ब्रांच ओपन करने के लिए आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितनी स्टेट्स हैं? टोटल 8 हैं, जिनको हम जानते हैं MQNA2NTS। इसका मतलब मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि करंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द बैंकर ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। सारी स्टेट गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी पैसा ले सकता है वहां से, जिसको हम वेज एंड मीन एडवांसेस कहते हैं, WMA कहते हैं। लेकिन कौन सी स्टेट को छोड़ के? तो आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो और बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।